हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस सेशन। माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। ये हमारा पावर इंजीनियरिंग का 4th लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो सेशन चल रहा है उसका ये लास्ट वीडियो होगा। और आज इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उससे पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर में जो भी चीज़ पढ़े उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिससे क्या होता है ना कि हमारी ये कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है कि हमने एंड कहाँ से किया था और स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि स्टेट ऑफ सिस्टम क्या होता है। द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज़ नोन एज स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, और जो किसी भी सिस्टम की कंडीशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। अगर इफ़ एनी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इज चेंज देन द स्टेट ऑफ द सिस्टम विल बी चेंज। मतलब अगर कोई सा भी प्रॉपर्टी अगर सिस्टम का चेंज होता है तो उसकी स्टेट क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। और हम लोग जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ प्रोसेस क्या क्या होता है। फर्स्ट हमने क्या देखा था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, जिसका दूसरा नाम होता है आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक प्रोसेस भी बोलते हैं उसको। फिर हम लोग देखे थे कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के बारे में देखा था, उसका दूसरा नाम जो होता है आइसोकोरिक एंड आइसोमेट्रिक प्रोसेस। फिर हमने बात किया था कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के बारे में, जिसका बड़ा फेमस नाम है, क्या नाम है उसका, आइसोथर्मल एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्रोसेस। फिर हमने बात किया था एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो होता है। और जो हमारे मतलब जो सारे प्रोसेस हमारे नॉन होते हैं तो हमने तो उसका सारा नाम ले लिया, लेकिन जितने भी सारे अननोन प्रोसेस होते हैं भैया, सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं सारे प्रोसेस का, वो भी देख लिया हम लोगों ने। एक्सपेंशन के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे, फिर हमने देखा कंप्रेशन के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोगों ने आगे बात किया कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब अगर सपोज करो ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, अगर मान लो 1 से लेकर 2 कोई सिस्टम मान लो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस कर रहा है और रिटर्न भी अगर सेम आ जा रहा है इस पाथ में विदाउट एनी इफेक्ट्स ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग, then this process is called reversible प्रोसेस। और रिवर्सिबल के अलावा जितने भी आपके सारे प्रोसेस होते हैं सारे क्या कहलाते हैं, इरिवर्सिबल कहलाएंगे आपके। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो मेन कारण होता है वो कौन होता है, फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वर्क के बारे में, पढ़ेंगे व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स वर्क। और जितने भी सारे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोसेस थे उनके थर्मोडायनेमिक्स वर्क का जो रिजल्ट आता है वो देखेंगे हम लोग कि वर्क का मतलब फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस का। फिर हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो वर्क होता है, वर्क और हीट जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और वर्क एंड हीट इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ये सब हम लोग अभी देखने वाले हैं। फिर हम लोग क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस है उनका हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, उनका मतलब फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बेसिकली, क्योंकि हमें यहाँ उसका डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो रिक्वायरमेंट हमारा होगा सिर्फ हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का फिर टॉपिक क्या है मेरा, थर्मोडायनेमिक्स वर्क। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स वर्क है। जो आप लोग सिंपल वर्क का जो डिफिनेशन पढ़ते हो क्या बोलते हैं कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय सम डिस्टेंट देन वी सेड वर्क इज़ डन। मतलब भाई जब आप किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगाते हो और उसका अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो आप क्या बोल देते हो कि वर्क मेरा हो गया। लेकिन यहाँ कौन सा वर्क पढ़ रहे हो आप, थर्मोडायनेमिक्स वर्क। और हमें पता है थर्मोडायनेमिक्स में जो आपका सिस्टम होता है, सिस्टम वर्क करता है। और हम लोग देखने वाले हैं कि सिस्टम मेरा वर्क कैसे करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, और उसी से हम लोग समझेंगे कि जो मेरा सिस्टम होता है वो वर्क कैसे करेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिस्टम डिफाइन अगर आप गलत करोगे तो देखना आप कि वर्क आपको जो है ना मिलेगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका बैटरी हो गया, ये आपका मोटर हो गया। ठीक है, मोटर से कनेक्ट हो गया, इसको शाफ्ट बोलते हैं। और ये आपका फ़ैन है। अब मान लो आप मेरा जो सिस्टम है ना, इसको मैं सिस्टम बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, इसको सिस्टम बना दिया मैंने। ठीक है, अब क्या होगा, जो मेरा बैटरी होता है उसके पास क्या कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी होता है। अब ये जाएगा मोटर पे भैया, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होने वाली है मैकेनिकल एनर्जी में।
ठीक है। और मैकेनिकल एनर्जी से कारण क्या होगा, ये शाफ्ट क्या करेगा मेरा, रोटेट होगा। और शाफ्ट से क्या लगा हुआ, फैन लगा हुआ है, तो ये फैन भी रोटेट करने लगेगा, ठीक है। अब मैंने इसको सिस्टम बना कर रखा है, ठीक है। और जो फैन है ना वो सिस्टम के बाहर है। अब देखिए, क्या सिस्टम के बाहर कोई भी चीज़ रोटेट कर रहा है, अरे बिल्कुल कर रहा है। यहाँ पे क्या रोटेट कर रहा है, फैन रोटेट कर रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स वर्क हम लोग तब बोलेंगे जब कोई भी चीज़ जो वर्क हम लोग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, फैन मतलब रोटेट करवा रहे हैं हम लोग शाफ्ट को, उसकी हेल्प से हम लोग फैन को रोटेट करवा रहे हैं, मतलब सिस्टम के बाहर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रहा है। तो तब हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स वर्क कब होगा, जब भैया कोई भी एक्टिविटी आप सिस्टम के बाहर चल रहा होगा, ठीक है। या तो यहाँ पर एक पुली लगा दो, पुली वाला अरेंजमेंट, ठीक है। और यहाँ से कुछ लोड को उठवा लो, सपोज करो ये लोड W है और ये मेरा पुली है। अब सपोज करो शाफ्ट अगर रोटेट करेगा तो क्या ये पुली भी रोटेट करेगा, अरे बिल्कुल करेगा ना। तो ये लोड क्या करेगा, राइज करेगा। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है भैया, सिस्टम के बाहर कुछ इफेक्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनेमिक्स वर्क मेरा हो गया। अब देखो सिस्टम आप जैसे चेंज करोगे ना, तो यहाँ पर आपको वर्क आउटपुट 0 मिलने वाला। कौन सा वर्क, थर्मोडायनेमिक्स वर्क। अब देखो क्या करो कि ये जो आपका फ़ैन है ना, इसको भी अपना सिस्टम का पार्ट बना लो। क्या करो, इसको सिस्टम का पार्ट बना लेते हैं। अब मेरा सिस्टम क्या हो गया, फ़ैन भी इसके अंदर ही आ रहा है आपका। देखो बैटरी अपना केमिकल एनर्जी दे दिया भैया, मोटर चल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिला इसको, ये कन्वर्ट हो गया मैकेनिकल में, फ़ैन भी रोटेट हो रहा है। लेकिन क्या सिस्टम के बाहर भैया कोई एक्टिविटी हो रही है, अरे नहीं हो रहा ना। तो मेरा थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी एक डेरिवेशन करेंगे और उस डेरिवेशन के हेल्प से हम लोग किसी क्लोज्ड सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स वर्क समझेंगे कि क्या होता है उसका। तो हमारा हेडिंग क्या होगा यहाँ पे, नॉन फ्लो वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क, ठीक है। अब इसका हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं यहाँ पे। अब देखो एक ये पिस्टन और सिलेंडर का एक अरेंजमेंट है, ये क्या है, सिलेंडर है। देखो एडी तो पढ़े हो ना, अगर कोई भी सिलेंड्रिकल चीज़ को अगर फ्रंट व्यू देखते हो तो क्या बनेगा आपको, रेक्टेंगल दिखेगा ना। तो ये मेरा हो गया सिलेंडर, ये यहाँ पर लगा हुआ आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। पिस्टन का क्या कौन सा मोशन होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब भैया लिनियरली ये इस इधर भी जा सकता है, राइट में भी, या तो लेफ्ट में भी मूव करेगा, ठीक है। और सपोज करो अंदर में भरे हुए हैं गैस, और ये सारे क्या गैस के मॉलिक्यूल्स है, समझ में आ रहा। अब ये जो मेरा कंडीशन है ना पिस्टन का भी, ये सेकंड कंडीशन है, मतलब पिस्टन पहले यहाँ पर रहा होगा, ठीक है ना। पिस्टन पहले मेरा यहाँ पर होगा और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है भैया यहाँ पर लगाया होगा क्या, प्रेशर का फोर्स लगाया होगा। इसके कारण भैया ये डिस्प्लेस होकर कहाँ पे चला गया, पोजीशन नंबर 2 पे चला गया। और ये जो पिस्टन है इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो क्या है, ए है। तो डेरिवेशन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और ये फोर्स आपका क्या हो जाता है, प्रेशर इंटू, अरे एरिया हो जाएगा ना। तो मैंने बोला चलो वर्क डन निकाल के दिखाओ, क्या लिखोगे आप। तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, ये वाला, ये dx हुआ, F इंटू डी एक्स। एफ कितना दिया होगा, P इंटू ए इंटू डी एक्स। तो भैया ये हो गया आपका स्मॉल चेंज इन वर्क, प्रेशर P, और A इंटू डी एक्स की जगह आप क्या लिख दो, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर अब देखो ये क्या स्मॉल चेंज इन वर्क है, ठीक है। तो देखो अब हम जाते हैं कि भाई टोटल वर्क कितना किया स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में। तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या करो ना, आप इंटीग्रेशन कर दो इसको, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ को भाई जोड़ना होता तो क्या करते हो, इंटीग्रेशन ही तो करते हो। अब जब यहाँ पर आप इंटीग्रेशन करते हो तो हमें क्या निकल जाएगा, यहाँ पे टोटल वर्क डन मिल जाएगा। और ये टोटल वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डी वी हो गया। तो भैया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हमें फॉर्मूला मिल रहा है कि किसी भी क्लोज्ड सिस्टम का जो वर्क डन होता है क्या होता है, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी।
और आप इसको यूज़ कहाँ पे कर पाओगे, इसके लिए कुछ कंडीशन होता है कि भैया जो प्रोसेस होना चाहिए ना आपका वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा आपका, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते हो। और इसको यूज़ करने के लिए आपका जो सिस्टम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से मैंने क्या किया भैया, ये बैटरी था, बैटरी से केमिकल एनर्जी गया कहाँ पे, मोटर पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया आपका क्या पे, मैकेनिकल एनर्जी में, और ये आपका घूमने लगा क्या, फैन। तो मैंने बोला भैया मेरा सिस्टम ने कुछ वर्क कर दिया, तो यहाँ पे वर्क डन क्या निकल गया था, पॉजिटिव। ये कंडीशन सेकंड वाला है, ये कंडीशन 1 वाला है। लेकिन सेकंड टाइम में जैसे मैंने सिस्टम चेंज किया तो भैया सिस्टम के बाहर मुझे कुछ एक्टिविटी दिख ही नहीं रहा, तो मैंने बोल दिया भैया वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हम लोग आगे समझे कि नॉन फ्लो वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क कैसे हो निकालते हैं। तो एक पिस्टन और सिलेंडर का अरेंजमेंट दिखाया कि ये कंडीशन 1 है या कंडीशन नंबर 2 है। यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, पिस्टन पर क्या लगाया, प्रेशर, फोर्स लगाया, तो भैया पिस्टन का मूवमेंट हो गया। चलो सपोज करो डिस्टेंस dx मूव कर रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपन एरिया, फोर्स क्या हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। वर्क डन अगर हम लोग चाहते हैं भैया कि गैस के मॉलिक्यूल ने कितना वर्क किया पिस्टन पर, तो ये हो गया F इंटू डी एक्स। फिर भैया F का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो ये टर्म मुझे निकल के आ गया क्या, इंटीग्रेशन P इंटू डी। इसको क्या बोलते हैं, नॉन फ्लो वर्क और क्लोज्ड सिस्टम वर्क बोलते हैं। और ये कंडीशन इसके लिए क्या होगा, या तो प्रोसेस रिवर्सिबल होना चाहिए या तो क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका क्या करो ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ये जो हमारा वर्क डन क्या था अभी, क्लोज सिस्टम का जो हमारा वर्क डन निकला, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। ठीक है, अब कुछ समझते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो ये एक PV डायग्राम है, क्या बनाने जा रहा हूँ मैं, एक PV डायग्राम बना रहा हूँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये कोई एक प्रोसेस हुआ है 1 से 2। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, ये इसका कोई 2 पॉइंट ले रहा हूँ, मतलब इस कर्व के नीचे में इस 2 पॉइंट को लेके मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि इसको जब मैं प्रोजेक्ट किया हो ना, तो ये देखो इधर एरिया आपको कुछ छूटा हुआ दिख रहा है, लेकिन देखो आप यहाँ पे एरिया कुछ बढ़ गया है। मतलब भैया ये इतना जितना एरिया छूटा है ना, तो हम मान लेते हैं कि इतना ही एरिया हमको यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, और ये मेरा हो गया प्रेशर P हो जाएगा, बड़ा ध्यान से देखना आप लोग इसको। और ये हो गया आपका स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम dV। तो मैंने बोला कि चलो ये जो कर्व है ना, इस कर्व का एरिया बता दो आप, क्या बता दो, एरिया बता दो। तो बोलोगे सर आप एरिया अगर लिखना चाहते हो तो आप क्या लिख सकते हो, एरिया इसका भैया इसकी जो हाइट दिख रही है और इसका जो विड्थ दिख रहा है, मतलब एरिया क्या होगा, P इंटू डी वी। और आप ये जो P इंटू डी वी दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हो, अरे वर्क बोलते हो। मतलब हमको यहाँ से क्या मिल रहा है, एरिया इज इक्वल टू वर्क मिल रहा है। और एरिया इक्वल टू वर्क आपको मिला कब है, देखो कब मिला है, जब हम लोग किसी कर्व का भैया व्हेन वी ड्रॉ अ डायग्राम अंडर द कर्व, मतलब इस कर्व के नीचे कहाँ, PV डायग्राम में, तो भैया जो उसका एरिया होता है ना वो क्लोज्ड सिस्टम के वर्क के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये प्रेशर हो गया मेरा, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 2 प्रोसेस का पाथ दिखा रहा हूँ। एक पाथ है ए, ये कौन सा पाथ है, पाथ ए है, ये 1 से 2 जाना मेरे को। ठीक है, और ये जो मेरा पाथ है, ये पाथ है मेरा बी पाथ है। अब मुझे पता करना है कि भैया ए पाथ का एरिया मतलब वर्क डन कितना है, क्यों, क्योंकि एरिया ही तो वर्क बताता है, और बी का पता करना कि इसका एरिया कितना है। तो मैंने बोला कि अगर एरिया पता करना, कुछ मत करो, दोनों पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दो कहाँ पे, वॉल्यूम वाले एक्सिस पे, और उसका एरिया निकाल लो। तो आप बोलोगे सर ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है ये ब्लैक वाले का एरिया है, तो भैया WA एरिया किसका है, 1A2 वाले पाथ का एरिया है। ठीक है,
अब जो ब्लू कलर वाला दिख रहा है, देखो ये थोड़ा ऊपर में दिख रहा था, उसका एरिया कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब डब्ल्यू बी जो है ना, ये एरिया किसका है, 1B2। मेरे को ये बता दो, क्या डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों एक दूसरे का बराबर है? डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी के बराबर है? अरे नहीं है भैया, एरिया किसका ज़्यादा है, बी वाले का ज़्यादा। मतलब डब्ल्यू ए इज़ नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बी। यहाँ से तो एक चीज़ समझ में आ रहा है कि डब्ल्यू बी जो है वो ज़्यादा है डब्ल्यू ए से, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखो स्टार्ट दोनों एक ही पॉइंट पे किया है और ख़त्म भी सेम पॉइंट पे हो रहे हैं। और हमें पता है किसी भी पॉइंट पे अगर ये मान लो पॉइंट 1 है ना, तो सपोज करो इसका प्रेशर P1 है और T1 टेम्परेचर है, और जब ये सेकंड पॉइंट पे पहुँचता है तो इसका प्रेशर P2 हो गया और T2 टेम्परेचर हो गया। मतलब P1 T1 P2 T2 क्या है आपका सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ है। और जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टी होती है किसी एक पॉइंट पे आप उसको बता पाते हो, तो इसलिए हम लोग जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको बोलते हैं पॉइंट फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है भैया, जो पाथ आपका 1A2 है और 1B2 है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, अरे पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना इसका वर्क डन। तो जो आपका वर्क होता है कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। ये डिपेंड करता है भैया आप किस पाथ से होके जा रहे हो, क्योंकि देखो दोनों का यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्या है, दोनों का सेम है। लेकिन दोनों का क्या वर्क सेम निकल के आ रहा है, नहीं निकल के आ रहा है। इसका मेन रीज़न क्या हुआ, क्योंकि भैया जो मेरा वर्क होता है कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो पॉइंट मिल गया मेरे को यहाँ की, वर्क इज़ ए पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन पास्ट हिस्ट्री। समझते हैं ये लिखा मैंने क्या, जिस तरह आप किसी पॉइंट पे आप बोलते हो ना कि प्रॉपर्टी भैया P1 है या टेम्परेचर T1 है, और 2 पे जब चले जाते हो तो क्या बोल रहे हो, P2 है T2 है। तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्या मैं इस पॉइंट पे बोल सकता हूँ कि भैया वर्क डन जो 1 पे है ना वो W1 है और 2 पे W2 है? कैसा बोल सकते हो? अरे कभी नहीं बोल सकते भैया। क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि जो मेरी वर्क होती है ना वो किसी पाथ पे डिपेंड करता है भैया, कि किस पाथ से होके जा रहा है, वो किसी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। मुझे सिर्फ ये पता रहेगा चलो कि 1 से 2 गया है, तो भैया टोटल वर्क क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो इस कर्व के नीचे का, तो भैया वो क्या मिल जाएगा आपको, वर्क मिल जाने वाला है, ठीक है। तो वर्क कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है, और प्रॉपर्टी कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन। समझ में आ गया? अगर मैं बात करूँ भैया चलो 1 से 2 जब जाते हो ना तो प्रेशर P1 है और प्रेशर यहाँ पे 2 पे प्रेशर P2 है। तो मैंने बोला भैया चलो चेंज इन प्रेशर बता दो कितना है, तो चेंज इन प्रेशर आप क्या बोलोगे, P2 माइनस P1 बोलोगे। मैंने बोला चेंज इन टेम्परेचर भी बता दो, तो आप क्या बोलोगे, D2 माइनस D1 बोलोगे। तो मैंने बोला चलो चेंज इन वर्क बताओ कितना होगा, तो आप क्या W2 माइनस W1 क्या इसको लिख सकते हो? अरे कभी नहीं लिख सकते हो भैया। क्यों नहीं लिख सकते हो? मैंने अभी बोला आपको कि जो आपकी वर्क होती है ना कैसा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। तो भैया आपने यहाँ पे क्या लिख लिया कि भैया W1 मतलब सपोज करो वर्क 1 यहाँ पे क्या मान लिया आपने कि भैया कुछ 10 किलो जूल है और W2 क्या है 20 किलो जूल है। ऐसा कभी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट पे तो डिपेंड करता नहीं है। तो इसलिए आप DW को क्या नहीं लिख सकते हो, W2 माइनस W1। तो भैया लिखेंगे कैसे इसको? तो मैंने बताया था आपको DW लिखना, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दो आप, एक क्रॉस लगा दो। समझते इसका मीनिंग क्या होता है? और डेल W लिख सकते हो आप लोग। मतलब अगर DP इक्वल टू लिख रहे हो P2 माइनस P1, तो इसको बोलते हैं हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो प्रॉपर्टी कैसे फंक्शन होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं। और जो मेरे वर्क होता है वो कैसा फंक्शन होता है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल मतलब भैया इसमें 2 पॉइंट का बीच का डिफरेंस नहीं लिखते हो आप लोग। टोटल वर्क कितना हुआ 1 से 2 वो लिख रहे हो। लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात करूँगा ना तो मुझे पता होता भैया कि स्टार्टिंग पॉइंट में कौन सी प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू है, और जब वो एंड करता तो उस पॉइंट पे उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ कैसी फंक्शन होती है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है। लेकिन भैया आपकी जो वर्क है वो कैसा है? इनएग्जैक्ट है। भैया ये जो सारे पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से समझना इसको। चलो क्या क्या समझे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मैंने स्टार्ट किया, देखो जो क्लोज्ड सिस्टम का वर्क डन था ये हम लोगों ने निकाला अभी, इंटीग्रेशन P इंटू डी वी। इसका कंडीशन क्या होता है यूज़ करने का? रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए और क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। फिर मैंने बोला देखो ये कर्व होता है, ठीक है। इस कर्व का मैंने भैया जब
एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ अंडर द कर्व, कहाँ पे, पीवी डायग्राम पे, तो जो इसका एरिया जो निकल के आ रहा है ना मेरे को, वर्क दे रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। फिर मैंने देखा, बोला कि देखो 1A2 एक पाथ है, एक 1B2 दूसरा पाथ है, तो मैंने बोला दोनों का वर्क बता दो, तो आपने बोला सर वर्क बताना है तो एरिया निकाल लो दोनों का, तो मैंने बोला चलो ठीक है। इसको प्रोजेक्ट किया मैंने, तो भैया ये ब्लैक वाला एरिया 1A2 का पाथ है और 1B2 का पाथ कौन सा है, ब्लू वाला है। फिर मैंने बोला देखो WA WB क्या एक दूसरे के इक्वल है, नहीं है, तो मैंने बोला WB इज़ ग्रेटर देन WA। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भैया जो वर्क होता है ना किसी पाथ पे डिपेंड करता है कि वो किस पाथ से जा रहा है, ठीक है। पाथ अगर चेंज हो गया तो भैया आपको वर्क भी क्या मिल रहा है, चेंज मिल रहा है। तो मैंने क्या बोला, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन पास्ट हिस्ट्री, मतलब भैया ये डिपेंड करता है कि कहाँ से चल के आया है। ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पर इसका 10 किलो जूल बोल दो और बोलोगे यहाँ पर भैया 20 किलो जूल, बीच में क्या हुआ आपको पता ही नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है। ये डिपेंड करता है भैया कि कहाँ से होके आता है, और आप यहाँ पे पूरा वर्क बताते हो, किसी पॉइंट का आप वर्क नहीं बता रहे हो। क्यों, क्योंकि भैया जो वर्क है ना वो कैसा फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। फिर मैंने बोला देखो P1 T1 और P2 T2 कैसा है, प्रॉपर्टीज़ है, तो भैया किसी पॉइंट पर आप इसको दिखा सकते हो। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी कैसा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डिफरेंस DP और DT का, तो भैया आप डिफरेंस भी लिख सकते हो किस केस में, प्रॉपर्टीज़ का केस में। तो जो प्रॉपर्टीज़ आपकी होती है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होती है, और वर्क कैसा होता है आपका, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। आगे समझ में आपको, चलिए ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं जो थर्मोडायनेमिक्स वर्क होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोसेस होते हैं उनका थर्मोडायनेमिक्स वर्क क्या होता है। यहाँ पर हम लोग उसको डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ उसका रिजल्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। और साइड में मैंने और एक हेडिंग दिया हुआ क्या, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है आपका PV = mRT, इसको हम लोग देखने वाले हैं कि भैया डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के लिए ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मतलब प्रेशर कांस्टेंट, और भैया इसको क्या बोलते हो, आइसोबारिक एंड आइसोपिस्टिक भी बोलते हो। तो इसका वर्क डन हो जाता है आपका P × V2 - V1, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ इसका आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो भैया प्रेशर क्या है आपके यहाँ पे, कांस्टेंट है, मास तो किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट ही रहता है, और R भैया इसको क्या बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ये भी इसका फिक्स वैल्यू होता है 0.287 किलो जूल पर kg पर केल्विन, ये भी फिक्स है। तो भैया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, टेम्परेचर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकलता है V1/T1 = V2/T2 निकल गया, ठीक है। अब सेकंड में बात कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक भी बोल सकते हो या तो आइसोमेट्रिक भी बोलते हैं इसको। इसका जो वर्क डन होता है ना ये 0 होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग वर्क डन लिखते हैं क्या, इंटीग्रेशन P × dV, और dV मतलब भैया चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम सपोज करो V2 - V1 है, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 भैया, तो वर्क भी क्या नहीं मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। अगर इसका लिखना चाहो आप आइडियल गैस इक्वेशन, तो वॉल्यूम को क्या कर दो कांस्टेंट, तो यहाँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, और आइडियल गैस का इक्वेशन यहाँ पे क्या निकल के आएगा, P1/T1 = P2/T2 आएगा, ठीक है। थर्ड हम लोग बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस या तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इसका जो वर्क डन होता है P1/V1 ln V2/V1 और P1/V1 ln P1/P2 होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल भी करेंगे हम लोग, इसका टेंशन नहीं लेना एकदम, ठीक है। और कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, मतलब भैया PV = क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो जब इसका आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो ये बनेगा P1/V1 = P2/V2। फिर मैं बात कर रहा हूँ किसका, फोर्थ मेरा आता है एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक कौन सा प्रोसेस को एडियाबैटिक बोलोगे आप लोग, जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र 0 होगा, वेरी गुड। तो इसका वर्क डन क्या होता है, P1/V1 - P2/V2 अपॉन गामा -1, जहाँ पे गामा को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये क्या होता है CP/CV। अगर एयर का केस है भैया तो CP हम लोग क्या लिखते हैं 1.005 किलो जूल पर kg पर केल्विन। CV की बात कर लो तो क्या लिखते हो 0.718 किलो जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका
आइडियल गैस इक्वेशन कैसे लिखोगे, टेम्परेचर क्या हो गया, सॉरी एडियाबेटिक इक्वेशन इसका क्या लिखते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखना इसको, डेरिवेशन तो हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये आपका होता है T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा -1 इज इक्वल टू P2/P1 गामा -1 अपॉन गामा। भैया इस पर जितना भी स्टार लगाना ना इस फॉर्मूले पे लगा लो, क्योंकि आगे जितना भी चीज़ पढ़ने वाला हो IC इंजन में या RAC वगैरह में, ये भैया हर जगह इतना ज़्यादा इसका कंसेप्ट का यूज़ होगा कि मत पूछो, 5 स्टार भी कम है इसके लिए, ठीक है। और गामा जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं, ये भैया एयर के लिए क्या होता है 1.4 होता है। और फिफ्थ मेरा प्रोसेस कौन सा होता है, जो भैया बच गया जितने भी सारे प्रोसेस, उसको क्या बोल देते हो, पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं, ठीक है। इसका अगर वर्क डन निकालना है तो ये इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n-1, ठीक है। और अगर इसका आइडियल गैस इक्वेशन लिखना चाहो भैया, कुछ नहीं चेंज करना, सिर्फ गामा के जगह क्या रख दो, n रख दो। n का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का कौन से प्रोसेस होते हैं, ये चारों के अलावा जितने भी सारे आपके प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं सबको क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, थर्मोडायनेमिक्स वर्क ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। बात की किसका, कांस्टेंट प्रेशर का, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रॉपिक, ठीक है। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, हीट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जितने भी आपके डिफरेंट टाइप्स का प्रोसेस होते हैं उसका हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है। अगेन आपको मैं बोलना चाहूँगा, हम लोग डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हीट क्या होता है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफ़र ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब भैया ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये ट्रांसफ़र कब होता है, जब दो जगह मतलब दो बॉडी में टेम्परेचर का डिफरेंस होगा या तो मॉलिक्यूल्स में होगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, जो हमारी एक एग्जांपल देखो आप, ये सिलेंडर है, ठीक है, ये भी एक सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन हो गया, क्या ये पिस्टन। मैंने बोला देखो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। और ये जो देखो ये जो केस है ना भैया, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक स्टॉपर लगा दिया। क्या लगा था, स्टॉपर। मतलब भैया इसके ऊपर तो पिस्टन जा ही नहीं सकता है, तो ये कैसा केस बन गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है, ठीक है। क्योंकि भैया मैंने इस सिस्टम के वॉल्यूम को फिक्स कर दिया। और ये केस आपका कांस्टेंट प्रेशर का, समझते कैसे है। अब देखो क्या हो रहा होगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ना भैया, मैंने क्या किया यहाँ पे दोनों ही सिस्टम में Q अमाउंट का हीट दे दिया। और हीट क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। तो भैया मास तो होगा ही m, अरे होगा कि नहीं। अगर यहाँ पर मास दोनों का सेम है, ठीक है। अगर टेम्परेचर T1 है, सपोज करो यहाँ पे T1 था, यहाँ पे T2 था, चलो ठीक है, इसका कोई भी टेम्परेचर एक है, दोनों का स्टार्टिंग में टेम्परेचर T1 रहेगा और फाइनल T2 रहेगा। इसका भी T1 बनेगा, इसका भी T2 बनेगा। मतलब T1 क्या है, हीट के पहले का भैया टेम्परेचर है और T2 हीट के बाद का टेम्परेचर है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो मेरा Q है, कौन, हीट ट्रांसफ़र इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। मतलब जितना ज़्यादा हीट भैया आप दोगे, टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ेगा आपका। और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ, हीट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका है, मास का है। जितना ज़्यादा मास मतलब मॉलिक्यूल्स होंगे गैस का, उतना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो यहाँ से एक रिलेशन दिख रहा है, Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी अगर प्रोपोर्शनल लिमिट हटाते हो तो एक कॉन्स्टेंट निकल के आता है, और MC इंटू डेल्टा T। और ये जो कॉन्स्टेंट है ना यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। अब देखो इसको कांस्टेंट प्रेशर क्यों मैंने बोला, जब मैंने यहाँ पे हीट दिया ना भैया, तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल लगाएंगे इस पर प्रेशर फोर्स, अरे इस पर भी लगाएंगे पिस्टन पे। लेकिन इस केस में क्या भैया, ये पिस्टन ऊपर जा सकता है, अरे कैसे जाएगा भैया, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है आपका। लेकिन इस केस में देखो, जैसे ही मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगा
एज अ फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या करेगा, ये लगाएगा पिस्टन पे एक प्रेशर फोर्स लगाएगा, पिस्टन जाएगा ऊपर, ठीक है। और जैसे ही भैया हीट का सप्लाई बंद, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब स्टार्टिंग का प्रेशर भैया जो था ना, वो प्रेशर इसका क्या रह गया, कांस्टेंट रह गया, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि ये जो हमारा हीट इस पर दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है भैया, कुछ अपना जो एनर्जी है ना कुछ गेन कर रहा है, मतलब कुछ अपने पास रख रहा है और कुछ पिस्टन पर लूज़ कर रहा है, पिस्टन पे फोर्स लगा के। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल्स ओनली गेन कर रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के पास जितना भी दोगे यहाँ पे क्या करके रख लेगा, गेन करके। क्यों, क्योंकि भैया ये फोर्स तो लगा रहा है पिस्टन पे, लेकिन पिस्टन मेरा ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, जैसे इसके पास एनर्जी आता है कुछ पिस्टन पर खर्च कर देता है और कुछ रख लेता है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ, अगर Q इक्वल टू जो आप MC डेल्टा T लिखे हो ये टर्म, अगर दोनों में Q सेम है, ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर का केस है, ये वॉल्यूम का केस है, मास भी दोनों में सेम है, ठीक है, और डेल्टा T भी सपोज करो दोनों में सेम है, रखना चाहता हूँ, तो मतलब भैया मेरा को C जो है ना किसी का कम रखना पड़ेगा और किसी का ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे Q सेम चाहिए तो अगर मान लो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है तो ये हो जाता है CV और ये हो जाता है CP। अब समझते हैं मैंने ये क्या लिखा, देखो यहाँ से अगर C लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। Q होता है एनर्जी, तो इसका एनर्जी का यूनिट क्या लिखते हो, किलोजूल, मास का हो गया kg और केल्विन। अब देखो इसको डिफाइन करो, क्या क्या बोलता है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज मास यूनिट मास टेम्परेचर बाय 1 केल्विन। मतलब 1 kg का सपोज करो अगर गैस है या 1 kg का कोई मास है, तो अगर उसका टेम्परेचर मुझे 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जितनी एनर्जी की भैया रिक्वायरमेंट हो रही है ना आपको, उसी को तो आप क्या बोल रहे हो, स्पेसिफिक हीट बोल रहे हो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 1 kg मास को अगर 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हो रही है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पेसिफिक हीट बोल रहे हैं। लेकिन अगर मुझे दोनों का केस में अगर हम लोग Q सेम दिए हैं, ठीक है, और मुझे तो अगर मास भी सेम है, डेल्टा T भी सेम है, तो भैया C जो होता है ना CP जो होता है आपका ज़्यादा होता है CV से। क्यों ज़्यादा होता है समझो, क्योंकि देखो यहाँ पर जो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स है कुछ एनर्जी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं और कुछ लूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे एनर्जी क्या किया जा रहा है, आपके मॉलिक्यूल सारे गेन कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि भैया सेम एनर्जी दोनों में रहे तो उसके लिए मुझे इसका CP क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा। किस केस में, कांस्टेंट प्रेशर के केस में। और मैंने अभी बताया भी था आपका जो गामा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो बोलते हैं, ये CP/CV होता है, ठीक है। और गामा की जो वैल्यू होती है मोनो एटोमिक, मतलब सिंगल एटॉमिक वाला गैस, डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक। देखो मोनो एटॉमिक का केस में होता है 1.4, डाई एटॉमिक के केस में होता है ये 1.67, सॉरी मोनो एटॉमिक के केस में ये हो जाएगा आपका 1.67, डाई एटॉमिक का केस में होगा ये 1.4 और ट्राई एटॉमिक के केस में हो जाएगा गामा का वैल्यू 1.33 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे, इसको हम लोग डेरिवेशन में अगेन बोल रहा हूँ नहीं करने वाले। यहाँ पे क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस होते हैं उनका हीट ट्रांसफ़र का फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था, कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, नहीं तो आइसोपिस्टिक भी बोल सकते हो इसको। अब कांस्टेंट प्रेशर का जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है ना, आपने पढ़ा होगा ये इक्वल टू होता है चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। और चेंज इन इंथैल्पी इक्वल टू क्या लिखते हो, mCp डेल्टा T। फिर हम लोग बात करने वाले हैं किसका, कांस्टेंट वॉल्यूम का, इसको क्या बोलते हो, आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक बोलते हैं इसको। इसका जो हीट ट्रांसफ़र जो होता है ये इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या होता है mCv डेल्टा T। थर्ड कौन सा हो गया हमारा, आइसोथर्मल या तो हाइपरबोलिक प्रोसेस, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें जब हीट ट्रांसफ़र होता है Q, ये वर्क के बराबर होता है, क्योंकि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मेरा था वहाँ पे एक डेरिवेशन निकलता है कि dQ इज़ इक्वल टू dW
माइनस डी यू। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एमसीवी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो भैया अगर ये ज़ीरो हो गया तो भैया क्या निकलेगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू निकलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से है। कहाँ से है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमारा क्या निकल के आता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकल के आता है। ठीक है, फोर्थ का अगर हम लोग बात कर लें तो क्या था, एडियाबैटिक। भैया सबसे मज़े की बात ये है ना इसमें कि एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है हीट ट्रांसफ़र, बिल्कुल सही सोच रहे हो, ज़ीरो होता है। फिफ्थ का बात कर लो, कौन सा बचता है लास्ट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है उसमें आपका हीट का ट्रांसफ़र का जो फॉर्मूला होता है गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू, अभी जो हम लोग वर्क डन देखे थे पीछे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, उसको रख दो भैया, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, हीट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। समझते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे। स्टार्टिंग क्या मैंने, हीट से, हीट क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। फिर मैंने 2 सिलेंडर लिया, दोनों में गैस भरा हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला चलो क्यू हीट मैंने दे दिया, तो जो क्यू हीट है यहाँ पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, टेम्परेचर और मास का है। और ये जब दोनों प्रोपोर्शनल लिमिट जब हटता है तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। फिर मैंने बोला जो सीपी होगा वो सीबी से ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब मॉलिक्यूल भैया एनर्जी जब इसको हम लोग देंगे ना तो कुछ अपने पास गेन करेगा, रखेगा मॉलिक्यूल अपने पास, और कुछ खर्चा करेगा पिस्टन को ऊपर ले जाने में। लेकिन भैया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का केस में सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, हम अपना एनर्जी को रखेंगे अपने पास। तो अगर हमको दोनों का एनर्जी सेम रखना है तो सीपी क्या होना चाहिए, हमेशा सीवी से ज़्यादा होना चाहिए। फिर मैंने बोला कि ये क्या डिफिनेशन इसका क्या शो करता है, सी का ही अगर 1 kg मास है, अगर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ाना है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा उसी को क्या बोल दोगे, स्पेसिफिक हीट बोल दोगे। फिर गामा क्या होता है, स्पेसिफिक हीट रेशियो होता है, CP/CV। मोनो एटॉमिक का केस में 1.67, डायटोमिक का केस में 1.4 और ट्राइटोमिक का केस में 1.33 होता है। फिर हम लोग क्या पढ़े कि हीट ट्रांसफ़र ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र कांस्टेंट प्रेशर का केस में चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम में आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, और इन केस ऑफ एक्सटर्नल प्रोसेस ये क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र वर्क डन के बराबर होता है। एडियाबैटिक के केस में तो कोई हीट का ट्रांसफ़र होता ही नहीं है। और पॉलीट्रॉपिक के केस में होता है गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस वन इंटू वर्क डन ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये जो हमारा सेशन है थर्मोडायनेमिक सेशन जो हम लोग पढ़ के आए थे अभी स्टार्टिंग से, आज यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट आपका लेक्चर रहेगा हमारा सिलेबस जो है ना पावर इंजीनियरिंग का, मैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये जो PDF है मैं अभी आपका जो भी ऐप है उसमें डाल दूंगा आपका, ठीक है। और कुछ उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी दिया हूँ, तो हो सके उसको आप लोग सॉल्व करना। और जो सॉल्यूशन है, जो न्यूमेरिकल वाले जो प्रॉब्लम होंगे मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी करवाऊँगा, लेकिन आप लोग जितना आपसे बने वो तो कर ही लेना आप लोग, ठीक है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।